नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की व्याकरण की क्लास। तो जल्दी से आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सब बच्चे देख ही चुके हैं, सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, अभी भी समय है बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा क्लास का क्या क्या शेड्यूल है, कौन कौन से आपके एजुकेटर कब कब क्लास लेते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ का लिंक भी आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो भी लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, अच्छा आज वर्णमाला वाली प्रश्नोत्तरी है। जिन जिन बच्चों को डाउट है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आज है आपकी वर्णमाला वाली प्रश्नोत्तरी। वर्णमाला में भी कैसे प्रश्न बार बार जो आपसे पूछे जाते हैं, कैसे उच्चारण स्थान वाले प्रश्न, वो प्रश्नोत्तरी होगी आपकी आज। तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? ज, य, ग और श। अच्छा, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? पहला प्रश्न तो यही आएगा कि नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में आपके नाक और मुंह दोनों से ही वायु निकले, वही क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कभी भी पूछा जाए कि नासिक के व्यंजन कौन से हैं, तो आप प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर पर जाएंगे। पूछा ये भी जा सकता है कि बताइए नासिक के व्यंजनों में कौन से अक्षर आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। आपके वर्ग कौन कौन से होते हैं? क है, च है, ट, त और प। पांच वर्ग आपने पढ़े हैं। पांचों वर्ग में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं? सभी का पांचवा वर्ण आपका यही क्या बनाएगा? नासिक के व्यंजन बनाएगा। अब पांचवा वर्ण की हमने बात तो की, लेकिन कौन सा वाला वर्ण पांचवा माना जाता है? क, ड, च, छ, ज, झ, य। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये क्या हुए? आपके सभी के पांचवे अक्षर हुए। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में चले गए, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि आपके प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है। ये याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी कि आपका पंचमाक्षर ही नासिक के व्यंजन क्यों माना जाता है। उस हिसाब से आपका नासिक के व्यंजन इनमें से कौन सा होता? य। कौन से वर्ग का पांचवा अक्षर है? क का नहीं है, च, छ, ज, झ, य। च वर्ग का पांचवा अक्षर, च वर्ग का पांचवा अक्षर ही क्या माना गया है? यही आपका माना गया है नासिक के व्यंजन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। पूछा जा रहा है श। ये जो श है, ये कौन से वर्ण का ये आपका श वर्ण किसके योग से बना है? अच्छा, जब हमने व्यंजन पढ़े थे, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, वहां पर हमने पढ़े थे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में आप क्या देखते हैं? आपको कुछ संयुक्त अक्षर मिलते हैं। आपका श व्यंजन भी क्या था? संयुक्त अक्षर था। अब ये संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? ऐसे अक्षर। आपका श वर्ण भी बच्चों संयुक्त अक्षर है, माफ कीजिएगा, व्यंजन नहीं है। ये है आपका संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर भी कहेंगे। अब ये श किस किस से योग, किस किस के योग से बना है? अगर हमने कहा है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किस किस के योग से बनेगा? क और च के, क और श के, क और श के, या क और छ के। आपको पता है आपका जो पहला वाला वर्ण होगा, उसके नीचे हलंत लगना आवश्यक है। बिना हलंत के आपको आपकी अ की ध्वनि रहेगी साथ में, इसीलिए वो आपका वर्ण गलत माना जाएगा। तो क हलंत के साथ, फिर श, कौन सा वाला? मूर्धा वाला श, उसके साथ भी अ का, इतने वर्णों का योग ये मिलकर क्या बनाता है? श वर्ण बनाता है। तो श किसके योग से बना है? क और श के योग से बना है। अगर आप श के नीचे हलंत लगाएंगे तो अ अलग से लिखिए, अन्यथा आपका ये वाला सूत्र भी सही है। तो आपका सी उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आपका अ स्वर आता है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। अच्छा, आपने अकारांत शब्द सुने होंगे, आकारांत शब्द सुने होंगे, उकारांत शब्द सुने होंगे। इनसे तात्पर्य क्या होते हैं? अकारांत का तात्पर्य क्या है? अ पर अंत। जिन शब्दों का अंत ही छोटे वाले अ पर हो, वही क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। तो जिन शब्दों के अंत में अ लग जाएगा, वही क्या कहलाएंगे? अकारांत कहलाएंगे। आपका कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। अंतस्थ आप जानते ही हैं, य, र, ल और व क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार आपने पढ़े थे, आपका यही जो अंग है अनुस्वार कहलाता है।
अयोगवाह में आप अनुस्वार भी पढ़ते हैं, विसर्ग भी पढ़ते हैं। तो आपका अंग और अह दोनों क्या कहलाते हैं? ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। इन वर्णों को याद रखें। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वर्ण आपका उच्चारण की दृष्टि से ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण आप दांतों की सहायता से नहीं करते। न देखेंगे, ट देखेंगे, द और त। आपको पता है त वर्ग वाले वर्ण त, थ, द, ध, न सबका उच्चारण आप कहाँ से करते हैं? दांतों की सहायता से ही करते हैं। जीभ आपके दांतों पर टच होती है तभी त वर्ग के वर्णों का उच्चारण हो पाता है। उच्चारण करके देखिए, त वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध और न। इन्हीं वर्गों का उच्चारण होता है किससे? त, थ, द, ध, न से। अब न क्या है? न भी आपका कौन सा वर्ण होगा? न भी आपका दंत्य वाला वर्ण है। द भी, त भी। आपका ट वर्ग कौन सा है? ट वर्ग मूर्धा वाला वर्ग माना जाता है। तो ट ही ऐसा इकलौता वर्ण है जिसका उच्चारण कहाँ से नहीं होता? इस ऑप्शन में जो दिया गया है। ट ही ऐसा वर्ग है जिसका उच्चारण आप मूर्धा की सहायता से करते हैं। बाकी वर्णों का उच्चारण आपने कैसे किया था? बाकी वर्णों का उच्चारण आप दंत की सहायता से या धातु की सहायता से करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पूछा जा रहा है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ज्ञ, ड और ड। आपको पता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? आपका ज्ञ ही संयुक्त व्यंजन माना जाता है। आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने श पढ़ा है, त्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है और कौन सा था आपका? शी वाला श। यही वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? यही वर्ण आपके कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। आप 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं कुल। अगर हिंदी वर्णमाला आपने सही पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कुल कितने अक्षर हैं। कुल आपके 52 अक्षर है। 52 में भी 4 आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। तो आपका संयुक्त अक्षर ज्ञ, इसमें से ही कौन सा संयुक्त अक्षर है? ज्ञ संयुक्त अक्षर है। बाकी सारे आपके स्पर्श वाले व्यंजन है। आपका ड, ड और ड ये सभी क्या है? सारे ही संयुक्त सारे ही आपके कौन से वाले? स्पर्श वाले व्यंजन है। आपका ज्ञ मात्र कैसा है? ज्ञ ही है संयुक्त व्यंजन। अगले प्रश्न पर आएंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है, कुल कितनी होगी? हिंदी वर्णमाला में आपको कुल कितने व्यंजन मिलेंगे? 32, 36, 33 या 34? अच्छा, जब व्यंजन पूछे जाए तो व्यंजनों में आप कौन कौन से व्यंजन लिखते हैं? व्यंजनों की जब बात की जाएगी तो व्यंजनों में आपने कौन कौन से व्यंजन लिखे? एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहला आपका आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 25। कहां से लेकर कहां तक? क से लेकर म तक के व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आपका आता है अंतस्थ। आपके अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हुए? 4 हुए। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। फिर आपके आते हैं ऊष्म वाले व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है। श, श, स, ह। 4 व्यंजन ये भी हुए। अब कुल का योग करेंगे तो आपको कितने वर्णों की प्राप्ति होगी? कुल 33 वर्णों की प्राप्ति होगी। कुल आपके हुए 33 वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी मानी जाएगी? 33 मानी जाएगी। सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आए। क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, दक्षिण भाषाओं की है या फिर अंग्रेजी की है? थोड़ा सोच कर देखिए। आपको ध्यान आएगा क, ग, ज, फ ये सारे वर्ण आप कहाँ देखते हैं? हिंदी में तो आपने पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो नुक्ता वाले वर्ण है ज और फ, जहाज आपने सुना होगा। जहाज नहीं, जहाज वाला जहाज। ऐसे ही बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जहां नीचे नुक्ता आपको दिखाई देगा। हिंदी में बिना नुक्ता के भी आप पढ़ लेते हैं, नुक्ता के साथ भी पढ़ते हैं। ज जैसे उच्चारण होता है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, दक्षिण भाषाओं की या अंग्रेजी की भाषाओं में आपको ऐसे वर्ण मिलते हैं। पता है आपको संस्कृत की भाषाओं में आपको ऐसे वर्ण बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी में भी नहीं मिलेंगे, दक्षिण भाषाओं में भी नहीं मिलेंगे। अरबी फारसी भाषाओं में आपको ऐसे वर्ण मिलते हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अच्छा, संयुक्त व्यंजन के पीछे हम चर्चा करके आ चुके थे। आपके कुल संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब बताएंगे इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। श, ज्ञ, त्र और श। देख लेंगे सबका सूत्र भी। आपको पता है श आगे ही हम देख कर आए थे। क और श का मेल क्या बनाता है? श बनाता है, अक्षय वाला श। अब इसी का ही उच्चारण क्या होगा? श होगा। अब ये आपका संयुक्त अक्षर है क्योंकि 2 अक्षरों के मेल से बना है। ज्ञ क्या होगा? ज और य का योग क्या बनाता है? ज्ञ बनाता है। ये भी आपका संयुक्त अक्षर है। त और र का योग त्र बनाता है। ये भी संयुक्त अक्षर है। श ही क्या है? आपका ये है
कैसा वाला व्यंजन? ऊष्म वाला व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है श। तो आपका सही उत्तर होगा डी। पूछा जा रहा था इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। पूछा जा रहा है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज झ य। छ कहाँ पर आता है? च वाले वर्ग में आता है। तो पहले वर्ग देख लीजिए, च वर्ग का वर्ण कौन सा है? आपका छ है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? च छ ज झ य। आपकी जीभ का दांतों के ऊपरी भाग पर लगने से च वर्ग का या फिर च वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण होता है। इसके अलावा ई और बड़ी ई का उच्चारण भी हम तालु की सहायता से ही करते हैं। तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वाले वर्ण कहलाते हैं आपके ये व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आपका अयोगवाह होगा? अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग और महाप्राण। अयोगवाह में आपको क्या क्या मिलता है? एक बार सोच कर देखिए। आपने स्वरों में अ से लेकर अव तक के स्वर पढ़े थे, फिर आपने अयोगवाह में पढ़ा था अंग और अ। अंग को आप क्या कहते हैं? अंग का नाम क्या है? अंग को आप विसर्ग अंग को आप क्या कहते हैं? अंग को आप कहते हैं, सोचेंगे थोड़ा सा, बताइए। अह को आप विसर्ग कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं? आ को ही आप कहते हैं अनुस्वार। आपका कहलाता है अनुस्वार और अंग को ही आप अंग आपका कहलाता है अनुस्वार। अह को आप कहते हैं विसर्ग। दोनों ही शब्दों के नाम भी याद, दोनों ही वर्णों के नाम भी याद रखें बच्चों। शब्द नहीं है, वर्ण है, ध्यान देंगे। ये दोनों वर्ण, इनके अपने अपने नाम है, दोनों संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह से क्या तात्पर्य होता है? ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण बच्चों जिनमें व्यंजन और स्वर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, वही आपके अयोगवाह कहलाते हैं। तो अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग और महाप्राण, आपका जो विसर्ग है वही क्या कहलाता है? अयोगवाह भी कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च अर्थात पीछे वाला, जिसका उच्चारण कहाँ से हो? एकदम पीछे से हो जाए, वही आपका पश्च स्वर कहलाता है। ई, ज, बड़ा वाला अ और ड, यही क्या है आपके? इन ऑप्शन में से बताइए ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण आप एकदम पीछे से कर सकते हैं? ई उच्चारण करेंगे, हल्के पीछे से आवाज आई लेकिन ज्यादा नहीं, आगे आकर तालु पर आपकी वायु रुकी। ज, आपको पता है छ छ ज झ य तालु वाला व्यंजन है, ज पर भी वायु रुकती है। ड बोलकर देखेंगे, मूर्धा वाला वर्ण है, इस पर भी वायु रुकती है। अ बोलेंगे, एकदम अंदर से आवाज आती है, पेट के अंदर से वायु निकलती है और कहीं नहीं रुकती। यही आपका पश्च स्वर माना जाएगा। कभी भी पश्च स्वर पूछे, सीधे बड़े वाले अ पर जाइए। आपका सी ऑप्शन सही है। घ का उच्चारण स्थान बताएंगे कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत है, कंठ है, तालु है या फिर मूर्धा है? क ख ग घ ड़, क वर्ग वाला वर्ण। जो आपका क वर्ग वाला वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? एक बार उच्चारण करके देखिए। आपको वर्ण अच्छे से पढ़ाए गए थे, एक बार ध्यान कीजिए कि आपका क वर्गों के किसी भी वर्ग का या वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता था? अब क ख ग घ ङ सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? एक ही होगा। दंत है, कंठ है, तालु है या फिर मूर्धा है, सभी के उच्चारण में वायु आपके गले से निकलती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से ट वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है? आसान सा प्रश्न है। ट वर्ग लिखिए। ट वर्ग के बाद क्या लिखेंगे? ट लिखें, ठ लिखें, ड लिखें, ट ठ ड ढ और ण। 5 वर्ण आपको मिलते हैं ट वर्ग में। तो ड भी उसी का ही है, ड भी उसी का ही है, ठ भी उसी का ही है। घ किस वर्ग का है? घ आपका है क वर्ग का वर्ण। तो इनमें से ट वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है? घ नहीं है। डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। ज्ञ वर्ण किन वर्गों के योग से बना है? सामान्य सा वर्ण है। एक बार देखिए, हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके थे कि आपके संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजनों में आपने क्या क्या पढ़ा है? ज और य, ज और ध, ज और न्य, ज और य। आपने कहाँ पढ़े हैं? ज और य, ज और ध, ज और न्य, ज और य। अब क्या ध्यान देना है? आपके दो ऑप्शन एक जैसे हैं, ए और डी आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान देंगे आपका ज के नीचे हलंत लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो अ के स्वर के साथ होगा अ, एक ही जगह लगेगा। ज के नीचे हलंत, या अगर आप यहाँ पर भी लगाते हैं नीचे हलंत, तो आप क्या करेंगे? अंत में अ लगाइए। अ के स्वर के बिना आप किसी भी वर्ण का
किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप स्वरों का उच्चारण तो कर पाएंगे, लेकिन अ के स्वर के बिना बिना किसी भी वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो क्या करें, ज य अ, इसके मेल से क्या बनता है, य बनता है, यानी कि ज्ञ बनता है। अब यही क्या है, आपके ज्ञ बनाने का सूत्र है, तो ज्ञ क्या हुआ, संयुक्ताक्षर माना जाएगा। आपका ये हुआ संयुक्ताक्षर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। फिर वापस पूछा गया है। श ध्वनि का पहले पूछा गया था क्या, कि श ध्वनि किन वर्णों के योग से बना है, किन व्यंजनों के योग से बना है। अब पूछा गया है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तालु के, संयुक्त वर्ण के, मूल स्वर के, या घोष वर्ण के। बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ी सी चीटिंग हुई है। आपको बताया गया है कि श वर्ण क्या है, किन व्यंजनों के योग से बना है। योग से हमारा क्या तात्पर्य है, जहां पर आपके दो व्यंजनों के योग से नया व्यंजन बन रहा हो, नया वर्ण बन रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण अर्थात क्या, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर अर्थात क्या, आपका संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो इसमें आप चार वर्ण पढ़ते हैं, कौन कौन से वाला, आपका क्षत्रिज्ञ और त्र क्या कहलाता है, बच्चों क्षत्रिज्ञ और आपका श्र, यही क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपका घोष वर्ण है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण कैसे होता है, घोष से होता है, अर्थात घर्षण से होता है। एक बार सोच कर देखेंगे, घोष वर्ण आपने पढ़े थे, आपने पढ़े हैं अघोष वर्ण, उसके पश्चात क्या, घोष, अर्थात कौन से वाले, सघोष वर्ण। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, घोष में आपने पढ़ा है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। अब ठ, ख, च और म, एक बार वर्णों को देखें। आपको पता है क ख, ख क्या हुआ, पहला और दूसरे वर्ण में आएगा। च छ पहला वर्ण है, प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, और ट ठ दूसरा वर्ण है, अपने वर्ग का दूसरा दूसरा पहला। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके अघोष माने जाएंगे। म क्या है, पांचवा है, तो म ही घोष माना जाएगा, डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अच्छा ये इसका भी हिंट हम पीछे दे चुके हैं कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बताएंगे वर्ग का पंचमाक्षर, तृतीयाक्षर, प्रथमाक्षर या फिर चतुर्थार्थक, चतुर्थ अक्षर, चतुर्थार्थक, ये क्या कहलाता है, इनमें से कौन सा आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अनुनासिक व्यंजन आप देख भी चुके हैं कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक की सहायता से होता है। आपके मुंह और नाक दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ कौन सा वाला अक्षर, पंचमाक्षर, आपका ए ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ही क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अनुनासिकता का संबंध किससे होता है, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं। इसका हिंट भी दिया जा चुका है पीछे जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा वर्णों की खास बात क्या होती है, वर्ण क्या है, एक स्वेटर का आपने धागा देखा होगा, एक धागा खोलेंगे सारे धागे खुलते चले जाते हैं। अगर आपने वर्णमाला सही से पढ़ ली तो सारा धागा, व्याकरण का जितना भी धागा है सब बड़े आराम से खुल जाएगा। आपको पूरी तरह से व्याकरण और सही तरह से व्याकरण समझनी है, क्या करें, सबसे पहले वर्णमाला वाले प्रश्न सही से करने की कोशिश करें। अगर आपको वर्णमाला वाले प्रश्न आए तो आगे गलती नहीं होगी, ध्यान दें बच्चों। चलिए अब अनुनासिकता का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। पंचमाक्षर की हमने बात की थी, ये जो आपका प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है, वही कहलाता है अनुनासिक अक्षर। अब नाक और मुंह से जहां से इन दोनों वर्णों का उच्चारण होता है वही कहलाते हैं पंचमाक्षर। य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, एक बार सोच कर देखिए कि आपने य र ल व पढ़े थे व्यंजनों के तीन भेद में, यही क्या कहलाते हैं, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ। कौन से वर्ण है ये, य र ल व, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ। अब य र ल व कहाँ वाले वर्ण है, आपने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, आपने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, आपने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन भी। आपका तालव्य व्यंजन आपको पता है, तालु वाला, च छ ज झ य तालव्य वाला है, च वर्ग है। ऊष्म कौन सा है, जिससे ऊष्मा का संचरण होता है, जहां जिन वर्णों को बोलने में थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, ऊष्म माने जाते हैं, कौन सा, श,
स, च और ह। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान देंगे, ये आपका कैसा है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। पहले कौन सा श आएगा, पहले आपका बड़ा वाला श आएगा, तालु वाला श, फिर मूर्धा वाला श, फिर आपका दंत वाला स, फिर ह आएगा। चारों वर्ण आपके कहलाते हैं कौन से, ऊष्म वाले। अंतस्थ वर्ण ही कौन से हैं, आपका यार अलावा अंतस्थ वर्ण माना जाता है, ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, य, अ, उ और ए पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा आपका स्वर नहीं है। तो एक बार वर्णों को देख लीजिए, आपका अ स्वर है, उ स्वर है, ए भी स्वर है। स्वरों में कुल आपके 11 स्वर होते हैं, देख लेंगे कौन कौन से। आपका आ, ई और बड़ी ई, उ और बड़ा ऊ, इसके अलावा आपका री वर्ण, फिर ए, आए, ओ और औ। यही क्या है, ये सब आपके कुल कितने वर्ण हुए, कुल 11 स्वर हुए। अब अगर आपके पास कुल 11 स्वर हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आपका स्वर नहीं है, तो आपका य जो है वो स्वर नहीं है। या क्या है, अपने वर्ग का पंचमाक्षर है, च छ ज झ य, च वर्ग का पंचमाक्षर है या, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो आपका ए सही होगा। तालव्य व्यंजन पूछा जा रहा है, इनमें से बताइए तालव्य व्यंजन अर्थात तालु वाला व्यंजन कौन सा होगा। प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, या छ छ ज झ य, इनमें से क्या लगता है। अच्छा आपको 5-5 अक्षर बताए गए, दिए हुए हैं 4 अक्षर ही। आप बताएंगे इनमें से कौन सा आपका तालु वाला या फिर तालव्य वाला व्यंजन नहीं है। प फ ब भ म पता है आपको, ओष्ठ्य है। आपका ओष्ठ्य वर्ण क्या होगा, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण होठों की सहायता से होता है। ट ठ ड ढ ण मूर्धा वाले हैं, जिनके उच्चारण में आपकी जीभ पलटती है। त थ द ध न दंत्य वर्ण है। इसके अलावा च छ ज झ य और न, यही क्या है आपका, च छ ज झ य, यही कौन से वर्ण कहलाते हैं, यही आपके तालु वाले वर्ण कहलाते हैं। तो आपका डी सही होगा। इसमें आपको ई और बड़ी वाली ई भी देखने को मिलता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाता है, तालु ही माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से बताइए अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। ऐसा वर्ण जो अल्प प्राण है, जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है, क्या माना जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण में आपने कौन कौन से वर्ण पढ़े थे, ये देख लेंगे। अल्प प्राण में आपको मिलता है कौन सा वर्ण, और महाप्राण में कौन सा वर्ण। आपको अल्प प्राण में मिलता है पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में आपको मिलता है दूसरा और चौथा वर्ण। अब पहला, तीसरा, पांचवा लिख लेंगे। आपका थ और ध क्या है, अ और आ। सबसे पहले अ और आ आपका स्वर है। प, फ और भ, प फ ब भ म। आपका प, फ, फ क्या होगा, दूसरा होगा। ब, भ, म, भ क्या होगा, चौथा होगा। अब क और ख, क क्या है, क पहला है, क ख ग, ग क्या होगा, ग आपका तीसरा होगा। क ख ग। ठ और ध पूछ रहा है, त थ, थ क्या होगा, दूसरा होगा। त थ द ध, चौथा होगा। तो दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, और ये आपका स्वर, स्वर कट जाएंगे, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा भी कट जाएगा। पहला दूसरा आपसे पूछा गया है अल्प प्राण बताइए, अल्प प्राण कौन से होते हैं, आपका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आएंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। इनमें से बताएंगे आपके कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, मूर्धा की सहायता से करते हैं, जिनके उच्चारण में आपकी जीभ पलटती है या फिर आपके तालु से भी ऊपरी भाग पर जीभ टच करती है, स्पर्श करती है। ड और ड, आपका सही उत्तर क्या होगा, ड ड कैसे, ढोल वाला ढ, बोल कर देखेंगे आपकी जीभ पलटेगी। प और फ क्या है, ओष्ठ्य है। आपका ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, प और फ। ग और घ कंठ है। ज और झ तालु है। तो अब क्या पता है आपको, तालु लिखेंगे या फिर तालव्य भी लिखते हुए चले। तालव्य लिखेंगे, आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि हाँ तालव्य वाले व्यंजन कौन से माने जाते हैं, तो तालव्य वर्ण भी लिखना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, गले की सहायता से करते हैं। च छ आपका तालु वाला है, फिर से तालु या फिर तालव्य।
क और ख, यही आपके कंठ वाले वर्ण माने जाते हैं। कंठ वर्ण जिनका उच्चारण आप गले की सहायता से करते हैं, क ख ग घ ड़, सभी का उच्चारण आप गले की सहायता से कर रहे हैं। ट और ड क्या है, ये आपका कौन सा वाला वर्ण है, मूर्धा वाला वर्ण है। य और र क्या है, आपके अंतस्थ वाले व्यंजन है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। अच्छा आसान सा प्रश्न है, बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्गों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला क्या है, जैसे फूलों की माला होती है, फूलों की माला में आपको एक ही सिरे से फूल गुथे हुए दिखाई देते हैं। फूल उल्टे नहीं होंगे, फूल क्या होंगे, ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे ही आपके वर्णों की माला क्या होगी, वर्णों की भी एक संकलित माला, एक सही माला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। इसे मिटा दे, ड्राइंग से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छी ड्राइंग हो तो बच्चों को समझ में आता है, गंदी ड्राइंग हो तो बच्चे कंफ्यूज होते चले जाते हैं कि लिखा क्या गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, व्यंजन, वर्ण, शब्द या फिर स्वर। अच्छा आपने पढ़ा होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में। जब भी आपसे सबसे छोटी इकाई पूछे, सबसे छोटी इकाई में आप हमेशा वर्णों पर जाएंगे। सबसे छोटी सार्थक इकाई कभी पूछ ले, सार्थक इकाई पूछे तब आप जाएंगे शब्दों पर। दोनों ही परिभाषाएं याद रखें, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है आपका शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। दोनों ही परिभाषा याद रखेंगे, आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, श, श, स और ह, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। पीछे ही हम पढ़ चुके थे, स्पर्शी, प्रकंपी, स्पर्श संघर्षी या फिर संघर्षी। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, थोड़ा सा संघर्ष होता हो, थोड़ी सी ऊष्मा निकलती हो, वही क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। एक बार इसे चेक भी कर लेंगे कि आपका श, श, स, ह क्या है। इन्हें बोल कर देखें, ज्यादा वायु निकलती है, वायु का घर्षण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अच्छा द्वित्व व्यंजन क्या होता है, आपके दो शब्दों का, दो वर्णों का, बच्चों माफ कीजिएगा, एक शब्द में जहां दो वर्णों की पुनरावृत्ति हो, जहां पर आवृत्ति हो रही हो, वही आपका द्वित्व व्यंजन माना जाता है। अब आवृत्ति कैसी होगी, दोनों ही व्यंजन एक जैसे होंगे। इलाहाबाद में किसी भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई, पुनः में भी नहीं, उत्साह में भी नहीं। दिल्ली में क्या है, दिल्ली शब्द में ल की पुनरावृत्ति हुई है, आधा ला लिखा हुआ है, पूरा ला लिखा हुआ है। इसे आप कैसे लिखते, अगर आपको पूरा ला लिखना होता तो हलंत लगा कर लिखते हैं। ये बच्चों अशुद्ध माना जाएगा, लेकिन फिर भी लिखने के लिए ध्यान देंगे, आपका अ का स्वर हटा है, इसीलिए ल क्या हुआ है, आधा हुआ है। अगले प्रश्न पर आएंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। पीछे ही पढ़े थे आपने अयोगवाह, जिन वर्णों में आपको स्वरों की भी और व्यंजनों दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, वही अयोगवाह कहे जाते हैं। उ बड़ा ऊ, ई बड़ी ई, अंग अह और अ, ये आपका स्वर है। ऊपर भी आपके दोनों स्वर ही हैं, ये सभी क्या है, स्वर है। आपका जो बचा है अंग और अह, यही क्या कहलाता है, अंग और अह, इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। अब दोनों के नाम भी याद रखेंगे, अह को आप क्या कहते हैं, अह को आप विसर्ग कहते हैं, अंग को आप अनुस्वार कहते हैं। दोनों के नाम भी याद रखें, आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। मूर्धन्य, कंठ तालव्य, नासिक या फिर ओष्ठ। ए और ऐ लिख कर देखिए, ए का उच्चारण आप कैसे करते हैं, अ की सहायता से और ई की सहायता से। अब अ और ई का उच्चारण स्थान देखिए, कंठ, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। पीछे बताया गया था आपको, ई और बड़ी ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु या फिर तालव्य माना जाता है। तो कंठ तालु मिलकर क्या बनाएंगे, कंठ तालव्य बनाएंगे। आपका ये जो कंठ तालव्य है, यही क्या कहलाएगा, यही आपका ए का उच्चारण स्थान माना जाएगा। अच्छा कभी ओ का उच्चारण स्थान पूछ ले तब किस पर जाएंगे, ओ का उच्चारण पूछे या फिर अ का उच्चारण स्थान पूछे, ध्यान क्या देंगे, आपका अ का मेल और उ का मेल अ बनाता है, यही दोनों आपके अ बनाते हैं। तो कंठ, कंठ धन क्या बनेगा, आपका उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। कंठ धन ओष्ठ क्या बनाएगा, कंठोष्ठ बनाएगा।
तो आपका ओ का उच्चारण स्थान पूछा जाए या औ का उच्चारण स्थान पूछा जाए, किस पर जाएंगे? कंठोष्ठ पर जाएंगे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ए का, बी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आसान सा प्रश्न है, बताया गया था। अ से अ तक 13 पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, 13 बिल्कुल नहीं है। अंग और अह आप काट देते हैं। अंग और अह क्या है आपके? अयोग वह है। अ से लेकर अ तक के कुल वर्णों को आप क्या कहते हैं? इन्हीं वर्णों को आप स्वर कहते हैं। तो कुल 11 वर्ण आपके होंगे स्वरों में। अगला प्रश्न भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा आपका दीर्घ स्वर नहीं है? देखने से ही पता चल जाएगा। ई, बड़ी वाली ई दीर्घ है। ए भी दीर्घ है। ए की मात्रा क्या होती है? आपकी मात्रा ए है। ऐसे ही अ और ई का मेल क्या बनाता है? अय बनाता है। तो आपका ए भी और अय भी दोनों क्या है? दोनों आपके दीर्घ स्वर है। छोटी ई क्या है? यही आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या स्वर है? आपका प्लुप्त स्वर है। स्वरों के भेद में आपने दीर्घ पढ़ा था, प्लुप्त पढ़ा था, ह्रस्व पढ़ा था। बच्चों माफ कीजिएगा, ये प्लुप्त होगा, अप्लुप्त नहीं होगा। आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त माना जाता है। ये होगा आपका ह्रस्व स्वर। प्लुप्त में आपने एक ही स्वर पढ़ा होगा। प्लुप्त का निशान क्या होता है? ये एस जैसा जो आप लिखते हैं, यही क्या है? प्लुप्त स्वर माना जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा ए। ए पर टिक लगाएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ग, ज, व और स। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ में आपने क्या पढ़ा था? य, र, ल और व। देखिए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन होगा? ग भी नहीं है, ज भी नहीं है, स भी नहीं है। आपका सी सही होगा। व अंतस्थ व्यंजन है। य का उच्चारण स्थान बताइए। य का उच्चारण आप कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से करते हैं, दांतों से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, तालु से करते हैं। अच्छा, ये है आपके बताने वाला प्रश्न। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, दिवालियां आ रही हैं, दिवाली के लिए आप बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से दिवाली मनाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी, नई क्लास में मिलेंगे। खूब एनर्जी के साथ आइए, खूब सारी मिठाइयाँ खा के आइए। जिसको मिठाई नहीं अच्छी लगती है, समोसे खा कर आइए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। खूब सारे दिए जलाएं और खूब पटाखे नहीं जलाएं। पटाखों के साथ क्या करेंगे? अच्छा, दिए जलाएं, पटाखों के बारे में थोड़ा सा मतभेद आता है। बहुत लोग कहते हैं जलाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं नहीं जलाना चाहिए। कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या लगता है। चलिए बच्चों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, खूब ज्यादा एंजॉय करें इतनी छुट्टियों को। नमस्कार बच्चों।